नमस्कार बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैं आपका केमिस्ट्री मास्टर। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने पढ़ा था एरिया अंडर कर्व पर बेस्ड वर्क के क्वेश्चंस एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या पढ़ा था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया था ना, वो कुछ इस तरीके से आया था। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू हीट इज गिवन टू द सिस्टम। डब्ल्यू वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इसी पर आपने साइन कन्वर्जन भी सीखा था। यहाँ पर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कुछ बुक्स डेल्टा ई की जगह डेल्टा यू यूज़ करते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। कुछ बुक्स डेल्टा ई को कुछ ऐसा लिखती हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू, इसी फार्मूले को थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और कुछ बुक्स इस तरीके से लिखते हैं, डी ई इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। सबका मतलब सेम है, ये बड़ा चेंज है, ये छोटा चेंज है। समझा कि नहीं? तो आप डेल्टा ई का ये वाला फार्मूला लिखो या ये फार्मूला लिखो या ये फार्मूला लिखो या फिर डेल्टा ई को डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करो, सभी का मतलब क्या है? सेम है। समझा कि नहीं समझा? समझा। ओके, तो ये तो रही पुरानी बातें। अब आज के लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर ही कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और वो जो क्वेश्चन है वो ग्राफ पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? ग्राफ पर। तो चलो चालू करते। बगा फर्स्ट क्वेश्चन, चढ़ाए हम वो गलियां। एक पीवी डायग्राम है, प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम किस में है? लीटर में। इसमें एक प्रोसेस है एबी प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? एबी प्रोसेस। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर एरिया अंडर कर्व की बात करें तो मुझे लगता है कि ये एरिया आप समझते हो ये क्या है। समझते हैं कि नहीं समझते? समझते। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ डेल्टा ई फॉर प्रोसेस ए बी इज, जो ए बी प्रोसेस है, इस ए बी प्रोसेस के लिए डेल्टा ई इज 200 जूल, देन फाइंड क्यू और डेल्टा क्यू। क्वेश्चन कहता है क्यू निकालो या फिर डेल्टा क्यू निकालो। मैंने पहले बताया था क्यू या डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है? सेम होता है। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, तो चालू करेंगे हम। डेल्टा ई दिया है, क्यू पूछा है, डेल्टा ई और क्यू के बीच में रिलेशन, डेल्टा ई और क्यू के बीच के में रिलेशन। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई इज 200 जूल इज इक्वल टू क्यू, क्यू पाई जे प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू नहीं पता तो डब्ल्यू निकालेंगे। तो डब्ल्यू कैसे निकालेंगे? वर्क इन प्रोसेस ए बी। अब ए बी में प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है, तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी आप लगा नहीं सकते। तो आप एरिया अंडर कर्व की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एरिया अंडर कर्व की बात करेगा। मैं यहाँ पर आपको पैरामीटर दे देता हूँ। दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो वर्क क्या होगा? एरिया अंडर कर्व, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम विच हैव टू पैरेलल साइड्स। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कितनी कितने की है? तो ये है 2 की और ये है 4 की। तो हाफ 2 प्लस 4 इंटू हाइट। हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, कितना? 2। समझा कि नहीं समझा? समझा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा 4 तो 6, 6 क्या? एटीएम लीटर। लेकिन ये एक्सपेंशन का केस है, जरा गौर करो। वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक्सपेंशन का केस वर्क निगेटिव आएगा। फार्मूले से मतलब नहीं, आप बाद में माइनस लगाओ वहाँ पे। अब ये तो जूल पे है, तो वर्क को एटीएम लीटर में कैसे लिख सकते हैं? तो उसको जूल में कन्वर्ट कर दो। -6 इंटू 101.3 जूल मल्टीप्लाई करो तो 18.6 वन जा 6, 1 7 0 6 वन जा 6 माइनस इतना जूल। तो -607.8 वर्क भी किस में आ गया है? जूल में। तो यहाँ से क्यू निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे? क्यू। इसको इधर फेंक दो। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, 07.8 जूल। ये आपका आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए मास्टर? ओके, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सपोज करो कि हमारे पास एक पीवी कर्व है, प्रेशर अगेन इन एटीएम, वॉल्यूम इन लीटर।
ये जो पीवी डायग्राम है एक साइक्लिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस इन विच देयर इज अ प्रोसेस ए बी, बी सी, सी ए। अगर मैं पैरामीटर की बात करूँ तो चलो इसके पैरामीटर ले लेते हैं। 2, 4, 6, कुछ भी ले लो यार, 4 वहाँ कर दो, क्या फ़र्क पड़ता। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। 1, 2, 3। क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, क्लियर, ओके। कहता है कि इफ़ हीट इज इक्वल टू ड्यूरिंग दिस साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस मतलब ए बी सी ए, ड्यूरिंग ए बी सी ए, क्यू इज इक्वल टू +5 किलो जूल। क्यू की वैल्यू दी है कितनी? +5 किलो जूल है। एक मिनट, यस, वापस आ जाओ। क्यू कितना है? +5 किलो जूल। देन फाइंड डब्लू। कहता है वर्क बताओ कितना होगा। क्या बताओ? वर्क। तो एक बात बताओ बेटा, सोल्यूशन चालू करेंगे, साइक्लिक प्रोसेस है ना, ए से स्टार्ट हुआ, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से वापस ए आ गया। तो अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है तो मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा ई कितना होगा? 0। और हम सब जानते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्लू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा ई 0 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आएगा? -क्यू। कल इंपॉर्टेंट बातों में मैंने आपको सिखाया था, डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना है? -क्यू। कल याद है कि नहीं याद है? ये सिखाया जा चुका आपको। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितनी है? +5। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5 किलो जूल। मिल गया। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी? -5 किलो जूल। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, नो डाउट, ओके। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप का है, मतलब प्रूविंग टाइप का है। कहता है कि सिद्ध करो, मतलब प्रूफ करो कि हीट पाथ फंक्शन है। हमें यह सिद्ध करना है कि हीट पाथ फंक्शन है। तुम्हें याद है ना, प्रॉपर्टीज़ 2 टाइप की आपको सिखाई गई थी। पहला था स्टेट फंक्शन, दूसरा था पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर। उनको मतलब नहीं होता है कि किस पाथ को फॉलो करते हुए सिस्टम ने अपनी स्टेट को चेंज किया है। और पाथ फंक्शंस वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पाथ पे डिपेंड करती हैं। उनको मतलब होता है कि हाउ द फाइनल स्टेट इज अचीव्ड। समझा कि नहीं समझा? ओके। तो हमें ये प्रूव करना है कि हीट एक पाथ फंक्शन, हीट क्या है? एक पाथ फंक्शन। तो चलो चालू कर देते हैं अपनी कहानी। हमारे पास एक पीवी कर्व है, प्रेशर अगेन इन एटीएम, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट इस पाथ को फॉलो करते हुए गया, और फिर एक बार वही सिस्टम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट इस पाथ को फॉलो करते हुए गया। अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहा है सिस्टम। जब अपने स्टेट को चेंज कर रहा है तो अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहा है। एक बार पाथ 1 से जा रहा है, एक बार पाथ 2 से जा रहा है, एक बार पाथ 1 से, एक बार पाथ 2 से। समझा कि नहीं समझा? पाथ 1 में इन्वॉल्व हीट Q1 है, पाथ 2 में इन्वॉल्व हीट Q2 है। फिर से बोलो, Q1 क्या है? पाथ 1 में इन्वॉल्व हीट। Q2 क्या है? पाथ 2 पे इन्वॉल्व हीट। तो क्वेश्चन कहता है कि बताओ Q1 बड़ा होगा Q2 से, या Q1 छोटा होगा Q2 से, या Q1 Q2 बराबर होगा? Q1 Q2 बराबर, और लास्ट में नन। अब देखो Q1 Q2 तो बराबर नहीं हो सकता, Q1 Q2 के बराबर नहीं हो सकता। जितनी हीट यहाँ इन्वॉल्व है उतनी हीट यहाँ इन्वॉल्व नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पाथ अलग अलग, और हीट पाथ फंक्शन है, ये बात हम पहले से जानते हैं। हीट क्या है? पाथ फंक्शन है। तो पाथ अलग अलग तो हीट भी अलग अलग होनी, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ओके। अब एक बात बताओ बेटा, इंटरनल एनर्जी तो दोनों प्रोसेस में सेम ही होगी ना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा E1 विल बी इक्वल टू डेल्टा E2। समझा कि नहीं समझा? जितना डेल्टा E इधर उतना ही डेल्टा E इधर, मतलब डेल्टा E1 विल बी इक्वल टू डेल्टा E2। सही है कि गलत है? सही, ओके। डेल्टा ई का फार्मूला, डेल्टा E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1, ये छोटा लिख गया, बड़ा लिख देता हूँ, Q1 प्लस W1। डेल्टा E1 इज इक्वल टू Q1 प्लस W1। अरे वही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा E2 इज इक्वल टू Q2 प्लस W2। समझा कि नहीं समझा?
कोई दिक्कत है यहाँ तक? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो डेल्टा ई जितना इधर होगा डेल्टा ई उतना इधर होगा, क्योंकि डेल्टा ई तो स्टेट फंक्शन है। समझ गए इतना? ओके। तो यहाँ पर जो वर्क है, यहाँ का वर्क मान लो कि -x है, और इस प्रोसेस में जो वर्क है, वर्क भी तो पाथ फंक्शन है। यहाँ पर जो वर्क है वो -y है। अबे माइनस क्यों लिया? क्योंकि मैं यहाँ पर तीर बनाना भूल गया, अभी बना देता हूँ। ये देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन का केस है, तो वर्क निगेटिव आएगा। वर्क कैसा आएगा? नेगेटिव। मतलब मैं ऐसा लिखूंगा Q1, गौर से समझना, -x इज इक्वल टू Q2 माइनस वाई। Q1 माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2 माइनस वाई। समझा कि नहीं समझा? अब देखो एक बात बताओ बेटा, अब मैं ये फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि x और y में कौन बड़ा है, कौन सा वर्क ज़्यादा है, कौन सा वर्क ज़्यादा है, W1 ज़्यादा है कि W2 ज़्यादा, मतलब x बड़ा कि y बड़ा। समझ गए इतना? ठीक है, जरा समझ लेते हैं। अब वर्क कैसे निकलेगा? प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, तो एरिया अंडर कर्व, ए बी प्रोसेस में एरिया अंडर कर्व इतना आएगा, यह आएगा एरिया अंडर कर्व इन ए बी प्रोसेस ड्यूरिंग पाथ 1, और ए बी प्रोसेस में ड्यूरिंग पाथ 2 वर्क इतना आएगा, एरिया अंडर कर्व। तो देखो यहाँ पर एरिया अंडर कर्व ज़्यादा है और यहाँ पर एरिया अंडर कर्व कम है, तो जहाँ एरिया अंडर कर्व ज़्यादा वहाँ वर्क ज़्यादा, मतलब मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि x बड़ा होगा y से, या W1 बड़ा होगा W2 से, x बड़ा होगा y से। डेट मीन्स कि x बड़ा है y से। समझ गए इतना? ठीक है। पाथ 1 के अंदर एरिया ज़्यादा है, पाथ 2 के अंदर एरिया कम है। एरिया ज़्यादा वर्क ज़्यादा, एरिया कम वर्क कम। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। बरसात क्यों नहीं हो रही है? मुझे गाना गाना है वो वाला, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, लेकिन बरसात ही नहीं हो रही यार। चलो अच्छा समझो, x बड़ा है किससे? y से। अगर x बड़ा है y से तो Q1 को भी बड़ा होना चाहिए Q2 से, तब Q1 माइनस एक्स बराबर होगा Q2 माइनस वाई के। फिर से आओ, x बड़ा तो Q1 बड़ा, y छोटा तो Q2 छोटा। अगेन x बड़ा तो Q1 बड़ा, y छोटा तो Q2 छोटा, तभी Q1 माइनस एक्स Q2 माइनस वाई के बराबर होगा। हाँ या ना? हाँ, मतलब वी कैन से दैट Q1 बड़ा होगा किससे? Q2 से। अब ये बात इसलिए समझ में नहीं आती जो मैंने अभी बोला, तो इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लेते हैं कि डेल्टा E1 10 है और डेल्टा E2 भी 10 है। डेल्टा E1 इज इक्वल टू डेल्टा E2, 10 इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू मान लो 6 है और y की वैल्यू 4 है। x कितना है? 6 और y कितना है? 4। अगर x 6 है और इस वैल्यू को 10 आना है तो Q1 16 होना चाहिए। 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। अगेन y कितना है? 4, y 4 है और Q2 माइनस वाई को 10 आना है तो Q2 को 14 होना चाहिए। अब जरा ऑब्जर्व करो इस चीज़ को। क्या ऑब्जर्व किया आपने कि 16 माइनस 6, देखो गौर से देखो, 16 माइनस 6 10 और 14 माइनस 4 10। हाँ या ना? हाँ, तो 16 बड़ा है ना 14 से, तो Q1 इज बड़ा देन Q2। अंडरस्टूड कि ना को अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, क्लियर? मतलब Q1 इज बड़ा देन Q2, हेंस प्रूव कि हीट जो है वो पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है? पाथ पे डिपेंड कर रही है। ये पाथ अलग, हीट अलग, ये पाथ अलग, हीट अलग। यहाँ की हीट यहाँ की इन्वॉल्व हीट से ज़्यादा होगी। Q1 इज ग्रेटर देन Q2। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, नो डाउट। ओके, तो ये थे कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पर बेस्ड ग्राफिकल क्वेश्चंस। क्लियर हो गया? ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और इस टॉपिक का नाम है एंथैल्पी। क्या नाम है बेटा? एंथैल्पी। देखो 4 नाम मैंने आपको बताए थे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हो चुका, अब हम एंथैल्पी की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे? एंथैल्पी की तरफ। तो एंथैल्पी के बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। पहली बात, एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। यस, एंथैल्पी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। दूसरी बात,
इंथैल्पी जो है ये स्टेट फंक्शन है। अगर इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो चेंज इन इंथैल्पी क्या होगा? फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी, या फिर चेंज इन इंथैल्पी विल बी इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये फाइनल स्टेट है और ये इनिशियल स्टेट। समझा कि नहीं समझा? तो ये क्या कहलाएगा? डेल्टा एच क्या कहलाएगा? इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज। समझा कि नहीं समझा? समझा। ओके, तो वापस आ जाओ। इंथैल्पी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। इंथैल्पी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। यह सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर, बट इट डज नॉट डिपेंड्स हाउ द फाइनल स्टेट इज अचीव्ड। सो चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी फॉर एनी गिवन केमिकल रिएक्शन। चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू फाइनल इंथैल्पी मतलब प्रोडक्ट की इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी, दैट मीन्स द रिएक्टेंट की इंथैल्पी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। कोई कन्फ्यूज़न? नहीं। ठीक है। अगर मैं यहीं पर आपको एक पीवी कर्व भी दे देता, पीवी कर्व, और ऐसा बोलता कि पाथ 1 को फॉलो कर रहा है एक प्रोसेस, और वही प्रोसेस पाथ 2 को फॉलो करके फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है फ्रॉम ए टू बी। Here is enthalpy change delta H1, here is enthalpy change delta H2. तो we can say that कि delta H1 will be equal to delta H2। क्यों? क्योंकि enthalpy कैसा फंक्शन है? पाथ स्टेट फंक्शन है, और अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों ही प्रोसेसेस में सेम है, दोनों ही प्रोसेस में सेम है, तो डेल्टा H1 विल बी इक्वल टू डेल्टा H2। पाथ से मतलब नहीं, यहाँ देखो पाथ से मतलब था, पाथ अलग तो हीट अलग, क्योंकि हीट पाथ फंक्शन है। एंथैल्पी पाथ फंक्शन नहीं, स्टेट फंक्शन। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो एंथैल्पी चेंज भी सेम होगा। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, आगे बढ़ाते हैं। ऐसे छोटी छोटी बातों को देखते जाएंगे। एंथैल्पी की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, एंथैल्पी की क्या बात की जाए? डेफिनेशन। तो बुकिश डेफिनेशन जो एंथैल्पी की है वो कुछ इस टाइप की होती है: टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। बस, टोटल हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट मतलब क्यू, एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी मतलब एच। गौर से सुनना, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी। लेकिन इंथैल्पी जो एच है, इस एच का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में साई के बारे में पढ़ा था, साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, साई की जगह साई स्क्वायर लिया गया था। वैसे एच का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। एच को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये बच्चा अच्छा है, तो आप ये बता सकते हैं कितना अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, कम अच्छा है, उससे ज़्यादा अच्छा है, उससे कम अच्छा है। लेकिन अच्छा कितना अच्छा है, उस अच्छे की फार्मूला लगा के वैल्यू प्लेस करके अच्छे की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा कितना अच्छा है ये कंपैरेटिवली बता सकते हैं, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। वैसे एंथैल्पी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कंपैरेटिवली बता सकते हैं, चेंज की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? चेंज की बात। इसलिए एच की जगह मैं डेल्टा एच लिखूंगा। गौर से सुनना, एच की जगह क्या लिखा जाएगा? डेल्टा एच। जब भी हम कभी इंथैल्पी की बात करेंगे तो एच नहीं लिखेंगे, वहां पर क्या लिखेंगे? डेल्टा एच लिखेंगे, क्योंकि एच का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, एच को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम चेंज इन एच, चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? तो व्हाट इज इंथैल्पी? तो मैं कहूँगा व्हाट इज इंथैल्पी मतलब मैं डेल्टा एच की बात करूँगा। तो क्या है ये? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी या चेंज इन इंथैल्पी। वापस आ जाओ, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच। अब यहीं पर मैं आपको पुरानी बात बताता हूँ, कल के लेक्चर की, आज की नहीं। यहाँ पर साइड में बताता, और ये आज 2-3 बार बताऊँगा। साइड में एक बात सीखो। कल मैंने बताया था कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटर। ये दोनों ही बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, याद आया? इसे बॉम्ब कैलोरीमीटर में कैलकुलेट करते थे, और ये वैल्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती। वैसे हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे कप कैलोरीमीटर में कैलकुलेट करते हैं। कप, कप प पी प्रेशर, क्यूपी। याद करने का तरीका, कप प प पी पी प्रेशर, प्रेशर मतलब क्यूपी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कप कैलोरीमीटर।
कब कैलोरीमीटर पर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जो Q आता है वो एट कांस्टेंट प्रेशर आता है, और Q एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H कहलाता है। Q एट कांस्टेंट प्रेशर क्या कहलाता है? डेल्टा H। समझते हैं कि नहीं समझे? समझे। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? तो QP इज इक्वल टू डेल्टा H। अगेन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे बॉम्ब कैलोरीमीटर में कैलकुलेट करते हैं, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे हम कप कैलोरीमीटर में कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन की बात की। अब इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी आएगी। छाप लो सभी लोग। अब चलते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ। मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकली ये जो एंथैल्पी होती है ना, क्या होती है? एंथैल्पी, इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ internal energy and PV energy. Enthalpy is the sum of internal energy and PV energy. इसका मतलब enthalpy H is the sum of internal energy E plus PV energy PV। आ गया फार्मूला, H इज इक्वल टू E प्लस PV। E क्या है? इंटरनल एनर्जी। आपको बता चुका हूँ मैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है मोशन ऑफ पार्टिकल्स पे। किस पे डिपेंड करती है? मोशन ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। समझा कि नहीं समझा? अगर गैस आइडियल गैस नहीं है तो इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी सब कुछ होगा। और ये पीवी एनर्जी तो वर्क है। तो इस तरीके से हम एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं, एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। अब आगे बहुत ही गौर से सुनना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एच का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस तो है नहीं, एच तो मीनिंगलेस है, तो एच की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? डेल्टा एच। तो अगर हम पूरे में डेल्टा लगाएंगे तो इधर भी डेल्टा लगा देंगे, तो इधर डेल्टा ई हो जाएगा प्लस डेल्टा पीवी। चेंज इन एंथैल्पी विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन पीवी एनर्जी। कोई डाउट यहाँ तक? नो डाउट। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस, डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज इन प्रेशर इन एंड वॉल्यूम। चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो मान लो पहले प्रेशर P1 V1 था, बाद में प्रेशर P2 V2 हो गया, तो चेंज कितने का हुआ? तो आप कहेंगे P2 V2, क्या बोलेंगे? P2 V2 माइनस P1 V1। अरे यार वही तो बोल रहा है ना, चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो पहले प्रेशर P1 V1 था, बाद में प्रेशर P2 V2 हो गया, तो चेंज कितने का हुआ? P2 V2 माइनस P1 V1। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सभी को ये याद होना चाहिए, ये फार्मूला भी याद होना चाहिए। बेसिकली ये सभी याद होने चाहिए। एच इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी। अगेन बोलता हूँ, एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी। लेकिन एंथैल्पी तो मीनिंगलेस है ना, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। इसके लिए हम चेंज इन एंथैल्पी की बात करते हैं। इधर इधर डेल्टा लगाएंगे तो इधर भी डेल्टा लगाएंगे। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। डेल्टा पीवी मतलब चेंज इन पीवी एनर्जी, मतलब P2 V2 माइनस P1 V1। समझा कि नहीं समझा? समझा। क्लियर? इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखो, अब आगे क्या होता है बेटा कि ये जो एंथैल्पी चेंज है ना, कौन सा चेंज? एंथैल्पी चेंज। इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा निकालते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब जरा इस इक्वेशन की हम लोग हेल्प लेने जा रहे हैं, इसकी हेल्प लेंगे। ये जो लिखा हुआ है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा पी वी हो जाएगा पी डेल वी डेल्टा पी। तो फार्मूला आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम को बाहर लो, वी डेल्टा पी। समझ गए इतना? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कब है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अगला, जब प्रेशर कांस्टेंट हो। अब जरा रुक जाना, इस संसार में होने वाली जो मोस्ट ऑफ रिएक्शंस है ना, मोस्ट ऑफ रिएक्शंस ओपन वेसल में होती हैं। किस में होती हैं? ओपन वेसल। और क्लोज्ड वेसल में हुई तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, लेकिन क्लोज्ड वेसल पे होती नहीं है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, अप्रॉक्स 90 to 95% रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस कांस्टेंट प्रेशर पे होती, मतलब ओपन वेसल पे होती है। अगर ओपन वेसल पे रिएक्शन हो रही तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ओपन वेसल में लिख देता हूँ यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ओपन वेसल पर होती। और अगर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ओपन वेसल पे होंगी तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर को बाहर ले लो, दैट मीन्स कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी।
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो इसको फॉलो करेंगे कि उसको फॉलो करेंगे, तो आप कहेंगे सर उसको फॉलो करेंगे, मतलब ये वाले को फॉलो करेंगे, क्योंकि रिएक्शंस ओपन वेसल पे होती है, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। क्लियर है? ओके। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आया, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। आइडियल गैस इक्वेशन बताओ जरा एक बार क्या होती है। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू NRT, PV is equal to NRT, pressure temperature constant, pressure temperature constant to volume directly proportional to number of moles. That means delta V proportional to delta N. That means we can say that P delta V is equal to delta NRT. P delta V की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पटक दो, ये वर्क ही है, W is equal to P delta V, ये वर्क ही है, W is equal to P delta V, और वर्क का एक और फार्मूला है, W is equal to delta NRT, ये वर्क के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? वर्क के। W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है कि नहीं होता? होता है। और पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। क्लियर? ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पटको, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है फॉर अ केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर केमिकल रिएक्शन। कौन से रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। तो मैं जब भी आज के बाद आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द संबंध बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, तो आप हमेशा मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं जो डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन केमिकल रिएक्शन के लिए पूछूंगा, केमिकल रिएक्शंस ओपन वेसल पे होती हैं, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आप हमेशा ये वाला रिश्ता मुझे बताएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये रिश्ता कहलाता है डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में रिश्ता कहलाता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। बोलो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। फिर से, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर अ केमिकल रिएक्शन? तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके। अब हम लोग जो है कुछ बातें डेल्टा एन के बारे में करें। किसके बारे में? डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है? तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, है ना? हाँ, क्लियर। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये मोल्स ऑफ गैस है। तो डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस, डेल्टा तो चेंज होता है ना, किसका चेंज? मोल्स का चेंज। कौन से मोल्स? गैसियस मोल्स, माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। व्हाट इज डेल्टा एन? याद करो फार्मूले को। डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगेन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन क्या है? नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस, वेरी इंपॉर्टेंट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके। अब कुछ कंक्लूजन्स की बात कर लेते हैं। जैसे पहला कंक्लूजन, मैंने आपसे कहा कि डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है। अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू इसमें जुड़कर ये आएगी, मतलब ये इससे बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स कि डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई। सेकेंड, अगर डेल्टा एन इक्वल टू जीरो आ गया, डेल्टा एन हमने निकाला, डेल्टा एन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा एन आ गया। अगर डेल्टा एन जीरो आ गया, डेल्टा एन कितना आ गया? जीरो, तो टर्म जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई। एंड तीसरी बात, थर्ड बात, इफ डेल्टा एन लेस देन जीरो, ये लेस देन जीरो मतलब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव मतलब इसमें कुछ सबस्ट्रेट होकर ये आएगा, मतलब ये इससे छोटा होगा। दैट मीन्स डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई। चलो जब डेल्टा एन ग्रेटर देन डेल्टा एन पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई। डेल्टा एन जीरो तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। डेल्टा एन लेस देन जीरो नेगेटिव मतलब डेल्टा एच विल बी लेस देन डेल्टा ई। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। कोई कन्फ्यूज़न? नहीं। ओके। अब अगर आप इतनी बात समझ गए तो मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ और इस पर एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल लेता हूँ। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं, नो डाउट। ओके, जरा देखो, अब मैं फिर से आपसे कहूँगा कि मुझे डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में रिलेशन बताओ, तो आप हमेशा मुझे यही वाला रिलेशन बताएंगे। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। अब इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच को मैं लिख सकता था क्यूपी, डेल्टा एच क्या? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इज इक्वल टू डेल्टा ई। याद करो डेल्टा ई क्या था? डेल्टा ई क्या था? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा एन आर टी
इन दोनों का मतलब क्या है? सेम है। इन दोनों का मतलब क्या है? सेम। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी, हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, नो दिक्कत। अगर नो दिक्कत तो एक बात और देख लो, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट वॉल्यूम बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसे कैलकुलेट करते हैं किसमें? बॉम्ब कैलोरीमीटर, और इसे कैलकुलेट करते हैं इन कप कैलोरीमीटर। समझ गए इतना? ठीक है। अब आगे इसमें कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते, तो मैं पहले उसकी बात करूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते। तो चलो देखो एक बार। क्वेश्चन हमें एक केमिकल रिएक्शन देगा, उससे हम डेल्टा एन फाइंड कर लेंगे। केमिकल रिएक्शन गिवन होगी, डेल्टा एन फाइंड कर लेंगे। डेल्टा ई की वैल्यू गिवन होगी, डेल्टा एच हमसे पूछेगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगला, केमिकल रिएक्शन इज गिवन, डेल्टा एन हम फाइंड कर लेंगे, डेल्टा एच गिवन होगा, डेल्टा ई आ जाएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन गिवन होगी, डेल्टा एन हम फाइंड कर लेंगे, हाँ या ना? हाँ। अगर डेल्टा एन आ गया तो हमें डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में रिलेशन आ जाएगा। डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में रिलेशन भी आ जाएगा, और डेल्टा एच और डेल्टा ई में कौन बड़ा और कौन छोटा है ये भी हम पता कर सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? समझा। ओके। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, वो डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है। तो डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा एन आर टी का होगा। कितने का होगा? डेल्टा एन आर टी का डिफरेंस होगा। क्लियर हुआ? तो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं कराता हूँ। जैसे देखो, लिखा हुआ है H2 प्लस I2, अब प्रिपरेशन हो रहा है 2HI। अब मेरा काम है सबसे पहले डेल्टा एन को निकालना। तो डेल्टा एन क्या? नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, एक और एक दो। तो 2 माइनस 2 कितना? 0। तो डेल्टा एन अगर 0 हो गया तो बेटा वी कैन से दैट कि डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं होगा भी डाउट तो तुम बोल तो सकते नहीं हो। बड़ा मज़ा आता है यार वीडियो लेक्चर में। आप कुछ नहीं बोल सकते, मैं ही बोल सकता बस। अहम ही मास्टर, सिर्फ मैं बोलूँगा, चुपचाप सुनो। दूसरा क्वेश्चन, हैबर प्रोसेस N2, ये जी का मतलब गैस, समझे कि नहीं? प्लस है 3H2 हैबर प्रोसेस, अमोनिया का इंडस्ट्रियल प्रोसेस, 2NH3 गैस। कहता है कि डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या संबंध होगा। तो डेल्टा एच और डेल्टा ई में संबंध निकालने के लिए पहले डेल्टा एन तो निकालो। डेल्टा एन नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, हाँ या ना? हाँ। डेल्टा एन लेस देन 0, दैट मीन्स कि डेल्टा एन एच विल बी लेस देन डेल्टा ई। कितना होगा? रिलेशन क्या होगा? तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। आया कि नहीं आया? आया। ओके। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, बेंजीन का कंबस्टन रिएक्शन गिवन है। किसकी कंबस्टन है? बेंजीन की। ठीक है, कुछ ऐसा है, C6H6 प्लस O2, फॉर्मेशन हो रहा है CO2 प्लस H2O। अब फिजिकल स्टेट पर आते हैं। बेंजीन लिक्विड है, O2 गैस है, CO2 गैस है, और पानी पीते हो कि सूंघते हो? पीते हो ना? हाँ, लिक्विड है। समझ गए इतना? हाँ ठीक है। अब मैं इसको बैलेंस करता हूँ। दिस इज 2, ये आपको नहीं बैलेंस करना, ये मेरा काम है। ठीक है, दिस इज बड़ा 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 15, 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 6, और हेयर इज अगेन 12, नहीं यहाँ पर आएगा 12, दिस इज 12। अरे यार बैलेंस करना इतनी बड़ी बात थोड़ा ना है। एंड दिस इज 6। ठीक है, मैं बैलेंस करता हूँ, यहाँ 15/2 कर देता है यार। 15/2, मुझे 15/2 करना नहीं था, इसलिए पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गए इतना? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये बेंजीन का कंबस्टन रिएक्शन दिया है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया रिएक्शन दी है, वेरी सुंदर, अच्छा दिख रही है। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई। डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई बताना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। एक काम कर लो, डेल्टा एन निकालो। डेल्टा एन कैसे निकालते? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तो गैसियस है नहीं ना, ये गैसियस है, तो गैसियस मोल्स कितने हैं? 12। गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो ये गैसियस नहीं है, ये गैसियस, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 12 माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये गैसियस नहीं, ये गैसियस है 15।
12 माइनस 15 कितना आया -3। तो वी कैन से दैट डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू -3 RT। कितना? -3 RT। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? नहीं। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे प्रोपेन का कंबस्टन। प्रोपेन फार्मूला होता है C3H8। कंबस्टन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट कर दो, 3 कार्बन 3 CO2, 8 हाइड्रोजन 4 पानी, चाय पानी नहीं 4 पानी। ऑक्सीजन काउंट करो, 3 2 6, 6 4 10, यहाँ पर आ जाएगा 5। दिस इज गैस, 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 लिक्विड। डेल्टा एन बताओ कितना होगा? डेल्टा एन नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 3 माइनस 3 4 7 नहीं लिखोगे क्योंकि ये गैसेस नहीं है। 3 माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 5 और 1 6। कितना आया? -3। तो मैं आपसे पूछूंगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई कितना होगा, तो आप अगेन कहेंगे -3 RT, -3 RT। कोई कन्फ्यूजन नहीं आता है? नहीं। कोई डाउट? नो डाउट। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था कि एक बात को मैं आज कई बार बोलूँगा, तो उसी बात को कई बार देखो, समझते इसको यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा था कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे कैलकुलेट करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में, और जो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये कहाँ से आया था? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक याद करो, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। याद आया कि नहीं आया? आया। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0। तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यही तो ऊपर लिखा हुआ है, हाँ या ना? हाँ, ओके। ये बात कई बार आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से जाते जाते आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर में कैलकुलेट करते हैं, एंड ये वैल्यू होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वैसे दूसरी बात, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे हम कप कैलोरीमीटर में कैलकुलेट करते हैं। किसमें? कप कैलोरीमीटर में। और ये कहलाता है चेंज इन इंथैल्पी, या फिर इंथैल्पी चेंज कहलाता। समझा कि नहीं समझा? समझा। क्लियर? अब अगर ये भी जानना है कि ये कहाँ से आता है, तो डेफिनेशन है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड द इंथैल्पी, इज कॉल्ड द इंथैल्पी, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड द इंथैल्पी। फिर भी अगर आप समझना चाहते हो तो देखो, डेल्टा एच का फार्मूला अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा, डेल्टा एच इज इक्वल टू, याद करो, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी की जगह ही हम लोगों ने क्या बोलते हैं, डेल्टा एन आर टी रख दिया था। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। झेलेबल कि नको झेलेबल? झेलेबल। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स पर जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो पर जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक का फार्मूला था डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। आया ना? हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अगर आपने यहाँ पर W को एट वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर निकाला है तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगी। वर्क एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर फाइंड कर रहे हैं तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगी। यहाँ से हीट एट कांस्टेंट प्रेशर निकालो, ये वैल्यू फाइंड करो, तो ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब एक काम करो, इसको और इसको कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। ये कहाँ से आया है? इंथैल्पी के फार्मूले से आया। ये कहाँ से आया? फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनामिक्स से आया। इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो गया तो दूसरा साइड भी बराबर होगा, मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू डेल्टा एच। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड चेंज इन इंथैल्पी। इट इज कैलकुलेटेड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, इट इज कैलकुलेटेड इन कप कैलोरीमीटर। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि इन बॉम्ब कैलोरीमीटर हीट इतनी है, एक रिएक्शन इज गिवन, रिएक्शन इज गिवन, अगर रिएक्शन गिवन है तो डेल्टा एन मिल जाएगा। बोल सही कि गलत? सही। रिएक्शन इज गिवन, डेल्टा एन मिलेगा, यस डेल्टा एन मिलेगा। फिर कहता है कि इन बॉम्ब कैलोरीमीटर हीट इतनी है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में हीट इतनी है, बॉम्ब वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वो डेल्टा ई गिवन है। और कहता है कि कप कैलोरीमीटर पे हीट बताओ, कप कैलोरीमीटर पे हीट, तो प्रेशर कांस्टेंट, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा एच वो हमसे पूछ रहा है। तो ये रिलेशन हम बहुत पहले से जानते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन
आर टी। डेल्टा ई इज गिवन, डेल्टा एन फाइंड कर लिया, टेम्परेचर क्वेश्चन देगा, बोले यहाँ से डेल्टा एच आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस किए, ग्राफिकल क्वेश्चंस, एंड इसके बाद इंथैल्पी को पढ़ा। किसको पढ़ा? इंथैल्पी को पढ़ा। ओके, क्लास ओवर।